काली नंद को ससुराल वालों से बचाने आई गोरी भाभी। अरे कल्लो, कहाँ मर गई निकम्मी? अरे माँ जी, क्या हो गया? फिर से आप नंद जी को क्यों चिल्लाने लगी? कितनी बार कहा है कि मेरा सामान जगह पर रखा कर। मेरी साड़ी प्रेस करने दी थी, वो नहीं मिल रही है। दवाइयाँ मैंने इसे रखने के लिए दी थी, वो भी गायब है। पूछ इस निकम्मी से, कहाँ रख दिया है इसने सारा सामान? अरे माँ जी, नंद जी से वो काम मैंने ले लिया था और मैंने ही आपकी साड़ी और दवाइयाँ रखी थी। ये लीजिए। खामखा आप नंद जी को चिल्लाती हैं। जब काम उसे बताया गया है तो मेरी गोरी चिट्टी बहू को करने की क्या जरूरत है? और ये कल्लो, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी गोरी बहुओं से काम मत कराया कर। मैं नहीं चाहती वो भी तेरी तरह काली हो जाए। माँ जी, हमारा रंग पक्का है, हम ना होंगी काली। आप टेंशन मत लो और हमारी प्यारी नंद को ताने मत दिया करो। प्यारी नहीं, काली नंद कहो। तुम 4 भाभियों की एक काली ननद है ये, इसीलिए तुम लोग इस पर जान छिड़कती हो ना। लेकिन मेरे लिए तो मेरी काली कलूटी बेटी ही है, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुष्मिता जी हमेशा अपनी बेटी पूर्णिमा पर रौब झाड़ती थी। घर में 4 बहुएं थीं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि घर का हर काम पूर्णिमा ही करे। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तन तक हर जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दी जाती थी। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि सुष्मिता जी उसे उसके रंग को लेकर रोज दाने देती थी, जबकि चारों भाभियां उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी और हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करती थी। एक दिन दोपहर का समय था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। छत इतनी गर्म थी कि वहां नंगे पैर खड़ा होना भी मुश्किल था। अरे पूर्णिमा, ऊपर छत पर जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें उतार कर ले आ। बाद में कहीं उड़ गए तो मुझे मत कहना। जी माँ, अभी लेकर आती हूँ। जैसे पूर्णिमा सीढ़ियों की ओर बढ़ी, सोनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ननद जी, आप इस तपती हुई छत पर कैसे जाएंगी? ऊपर तक तो पैर जल जाएंगे। हम चारों जाते हैं, आप नीचे बैठिए। आखिर हमारी एक ही तो ननद है, और वो भी सबसे प्यारी वाली। नहीं भाभी, माँ जी फिर डांटेंगी। डांट खा लेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं जाने देंगे। मैंने उस कल्लो को भेजा था, तुम लोग क्यों चली गई? माँ जी, ऊपर बहुत गर्मी थी, नंद जी के पैर जल जाते। और तुम्हारे नहीं चलते? मेरी गोरी चिट्टी बहुओं को क्या जरूरत थी जाने की? कहीं धूप में रंग दब जाता तो? माँ जी, रंग से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसकी तरह काली नहीं करना मुझे किसी को भी। माँ जी, आप हमेशा नंद जी को काली काली मत बोला करो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या बोलूं? गोरी परी बोलूं? जो सच है वही तो कह रही हूँ। लेकिन बार बार सुनकर इन्हें दुख होता है। दुख होता है तो हो, अभी ये मेरी बात नहीं सुनेगी तो ससुराल में कैसे सुनेगी? वहाँ तो इससे भी ज्यादा ताने सुनने पड़ेंगे। मैं ऐसे दुनिया की सच्चाई बता रही हूँ। माँ, आप फिर से पूर्णिमा को ताने दे रही हैं। आखिर कब तक? वो आपकी बेटी है माँ, या फिर आप सच में उसे ससुराल की ट्रेनिंग दे रही हैं? क्या मतलब? मतलब यही कि आप रोज उसे बता रही हैं कि लोग उसके रंग को लेकर ताने मारेंगे, लेकिन हम में से किसी को उसका रंग नहीं दिखता। हमें तो सिर्फ अपनी छोटी बहन दिखती है, और वो हमारे घर की सबसे प्यारी सदस्य है। माँ जी, अब तो नंद जी की शादी होने वाली है, अब तो उन्हें बख्श दीजिए। हाँ माँ जी, अब तो कुछ ही दिनों की मेहमान है, अब तो बस खुशियाँ दीजिए, वरना नंद जी विदाई के बाद भी आपके ताने याद रखेंगी। मैं इसे कभी नहीं बख्शूंगी। माँ, जब तक ये मेरे घर में है मेरी बातें सुनेगी। इतना कहकर सुष्मिता जी वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा घर रोशनी से सज गया, रिश्तेदार आने लगे, ढोलक बजने लगी। चारों भाभियां अपनी नंद को दुल्हन बनाने में जुट गईं। हमारी नंद आज सबसे सुंदर लगेगी, दूल्हा तो देखता ही रह जाएगा। कहीं बारात वापस न चली जाए, क्योंकि दूल्हा हमारी ननद को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। आप लोग भी ना। आखिर वो दिन आ गया। बारात धूमधाम से आई। शुभम घोड़ी पर बैठकर आया। शादी की सारी रस्में खुशी खुशी पूरी हुई। फेरे हुए, मांग भरी गई और पूर्णिमा हमेशा के लिए शुभम की पत्नी बन गई। माँ जी, आप तो यही चाहती थी ना कि हमारी ननद विदा हो जाए। आपकी काली बेटी आज विदा हो रही है। फिर आप इतना क्यों रो रही हैं? माँ जी, आज तो आपकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। तुम लोग नहीं समझोगी तो समझाइए माँ जी। बेटी बेटी होती है। मैंने इसे 9 महीने कोख में रखा, अपनी गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, रात रात भर जाग कर इसे बड़ा किया। आज ननद जी के प्रति माँ जी का नया रूप देखने को मिल रहा है। चाहे मैं इसे कितना भी डांट लूं, कितना भी कुछ कह दूं, लेकिन है ये मेरी जान। आज इतने सालों बाद मेरी बेटी किसी और के घर जा रही है, रोना तो आएगा ही। पगली, मैंने तुझे बहुत डांटा होगा, बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन तुझसे ज्यादा प्यार मैंने किसी से नहीं किया। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझे इतना प्यार करती हैं। दोनों माँ बेटी गले लग जाती हैं। आज पहली बार चारों भाभियों को समझ आया कि सुष्मिता जी अपनी बेटी से कितना प्यार करती थी।
उनका तरीका गलत था, लेकिन बेटी के लिए उनके दिल में प्यार बहुत गहरा था। उसी समय शुभम आगे आया। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज से पूर्णिमा सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं वादा करता हूँ कि आपकी इस बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और हमारे घर में इसे बेटी की तरह रखा जाएगा। ये हमेशा खुश रहेगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। इसके बाद पूर्णिमा ने अपने माता पिता, भाइयों और चारों भाभियों के पैर छुए। सबकी आंखें नम थी। ढोल की धीमी आवाज के बीच पूर्णिमा की विदाई हुई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चारों भाभियां हाथ हिलाकर अपनी प्यारी नंद को विदा कर रही थी और इस तरह सबकी प्यारी काली नंद अपने नए घर, नए जीवन और नई खुशियों की ओर विदा हो गई। पूर्णिमा की विदाई हो चुकी थी। आंखों में आंसू और दिल में ढेर सारे सपने लेकर वो अपने नए घर की ओर बढ़ रही थी। रास्ते भर शुभम उसका हाथ थामे बैठा रहा ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। कुछ ही देर के बाद शुभम की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। घर पूरी तरह सजाया गया था। दरवाजे पर रंगोली बनी थी और ढोलक की आवाज गूंज रही थी। आओ बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। तभी कुछ पड़ोसने भी वहां आ गई। अरे बहू तो बहुत ज्यादा काली है। मैंने भी यही सोचा था, इतने अच्छे लड़के को कोई और लड़की नहीं मिली क्या? रंग तो बिल्कुल दबा हुआ है। चलो जो भी हो, बहू तो आ गई। पूर्णिमा ने सब सुन लिया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अरे चलो गृह प्रवेश करो। पूर्णिमा ने कलश गिराया और चावल बिखेरते हुए घर में प्रवेश किया। उसके कदमों के निशान पूरे घर में बनते चले गए। उस समय उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। कुछ देर के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। रिश्तेदार एक एक करके आते और बहू का चेहरा देखते। अरे मैंने तो बस सुना था कि बहू सांवली है। सांवली नहीं, पूरी की पूरी काली है, लेकिन नए नक्श बुरे नहीं है। पूर्णिमा का दिल दुख रहा था, लेकिन वो चुप बैठी रही। तभी शुभम बोल पड़ा। इंसान का मन साफ होना चाहिए। रूप रंग तो भगवान की देन है। मुझे अपनी पत्नी जैसी है वैसी ही पसंद है। यह सुनकर पूर्णिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी सास भी अच्छी है, पति भी अच्छे हैं। शायद मेरा नया घर सचमुच बहुत अच्छा है। अगले दिन पहली रसोई की रस्म थी। सुबह सुबह पूर्णिमा रसोई में पहुंच गई। उसने पूरे मन से खाना बनाना शुरू किया। पुलाव, पूड़ी, दाल, पापड़, अचार, सब्जियां और मिठाई में रसगुल्ले। पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठा। अरे वाह, इतनी सारी चीजें! भाभी ने तो होटल जैसा खाना बना दिया। दोपहर में सभी लोग खाने के लिए बैठे। वाह बहू, मजा आ गया। भाभी, मैं तो 2 प्लेट पुलाव खाऊंगा। ये तो बाजार से भी अच्छे बने हैं। आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी माँ जी। उस दिन पूर्णिमा बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसे सच में एक अच्छा परिवार मिला है। दिन बीतने लगे। पूर्णिमा धीरे धीरे घर में घुल मिल गई। वो सुबह सबके लिए चाय बनाती, ससुर की दवा समय पर देती, नव्या के साथ हंसती बोलती, जिनिता की मदद करती और घर का हर काम बिना शिकायत के करती। जिनिता का 3 साल का बेटा आरव भी उससे बहुत घुल मिल गया था। चाची चाची, क्या हुआ मेरे राजा बेटे? मुझे कहानी सुनाओ। चलो आज शेर वाली कहानी सुनाती हूँ। आरव पूरा दिन चाची चाची करता रहता। शायद ये देखकर पूर्णिमा का दिल खुश हो जाता। शुभम भी उसका खूब ख्याल रखता था। रात को ऑफिस से लौटते समय कभी आइसक्रीम ले आता, कभी चॉकलेट, कभी उसकी पसंद का खाना। और एक रात, आंखें बंद करो। क्यों? पहले बंद करो। पूर्णिमा ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो सामने उसकी पसंदीदा आइसक्रीम थी। आपको कैसे पता? अरे पति हूं तुम्हारा, इतना तो पता होगा। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। पूर्णिमा को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी सचमुच बदल चुकी है, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन ऑफिस में शुभम अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी एक सहकर्मी हंसते हुए बोला, अरे भाई सुना है तेरी बीवी बहुत काली है। फोटो तो देखा। अरे कहीं रात में दिखाई भी देती है या नहीं? सभी हंसने लगे। शुभम का चेहरा उतर गया। अरे बस करो। अरे यार मजाक कर रहे हैं। मेरी पत्नी के बारे में कोई मजाक नहीं करेगा। पूरा माहौल शांत हो गया। उधर मोहल्ले में भी बातें होने लगी थी। तुम्हारी बहू तो बहुत काली है, बेटा तो गोरा चिट्टा है, जोड़ी तो बिल्कुल नहीं मिलती। धीरे धीरे ये बातें घर वालों के कानों तक भी पहुंचने लगी। एक रात पूर्णिमा और शुभम कमरे में बैठे थे। मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन सी? पापा की जो पर्सनल कंपनी है ना, हाँ, उसके 50% शेयर हमारे होने वाले बच्चे के नाम कर दिए हैं। क्या? अभी बच्चा नहीं है, लेकिन जब होगा तो शेयर उसी के होंगे। शुभम खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन शुभम ने पूरे घर में ये बात बता दी। अरे 50% शेयर मतलब करोड़ों की संपत्ति। वाह, अच्छा।
उस दिन के बाद घर वालों के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब पूर्णिमा को महसूस होने लगा कि लोग उससे नहीं, उसके पिता की संपत्ति से प्रभावित हैं। एक दिन नव्या सीधे उसके कमरे में आ गई। भाभी आपका मेकअप दिखाओ ना। देख लो। नव्या ने एक एक करके महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए। ये मैं ले रही हूँ, और ये भी ले जाओ। कुछ देर बाद जेनिता कमरे में आ गई। उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। अरे वाह, इतनी सारी साड़ियाँ शादी में मिली थी। ये साड़ी मुझे दे दो, ये भी ले रही हूँ और ये भी। अगर आपको पसंद है तो रख लीजिए। उसी समय शैलजा कमरे में आ गई। उनकी नजर मेज पर रखे मुंह दिखाई के पैसों पर पड़ी। बेटा, इन पैसों का क्या करोगी? कुछ नहीं माँ जी। तो मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। जी माँ जी। पूर्णिमा ने सारे पैसे उन्हें दे दिए। उसे लगा कि उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। जिनिता अब हर समय उसी से काम करवाने लगी। नव्या छोटी छोटी बातों पर हुक्म चलाने लगी। शैलजा की आवाज में भी मिठास कम होने लगी। मोहन और करण भी पहले जैसे नहीं रहे, और सबसे ज्यादा बदलाव शुभम में दिखाई देने लगा। आखिर क्या हो गया इस घर को? क्या इस घर में मेरी हैसियत मायके जितनी भी नहीं है, क्या उससे भी कम? इन सवालों के जवाब अभी उसे नहीं मिले थे, लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि जिस घर को वो अपना समझ रही थी, दिन बीतते जा रहे थे और पूर्णिमा की जिंदगी धीरे धीरे बदलती जा रही थी। जिस घर में शुरुआत में उसे प्यार और सम्मान मिलता दिखाई दिया था, उसी घर में अब उसे नौकरानी की तरह काम करवाया जाने लगा। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ करना और फिर रात तक रसोई में लगे रहना। पूरा दिन काम करते करते पूर्णिमा थककर चूर हो जाती। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे, चेहरा मुरझाने लगा, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। एक सुबह पूर्णिमा जल्दी से चाय बनाकर ला रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और थोड़ी सी चाय जमीन पर गिर गई। अरे आंखें नहीं है क्या? सॉरी भाभी, गलती से गिर गई। खड़ी क्या हो, जाकर पोछा ला और अभी साफ कर। जी भाभी। पूर्णिमा दौड़कर पोछा लाई और फर्श साफ करने लगी। उधर जेनिता सोफे पर पैर फैलाकर आराम से मोबाइल चला रही थी। काम करते समय ध्यान रखा करो, यहाँ कोई तुम्हारे पीछे सफाई करने वाला नहीं बैठा है। पूर्णिमा चुपचाप सफाई करती रही। दोपहर का समय था। नव्या अपने कमरे में बैठकर असाइनमेंट बना रही थी। भाभी। जी नाना जी, एक कॉफी बना दो और ऊपर कमरे में लेकर आओ। अभी लाई। पूर्णिमा ने कॉफी बनाई और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। टेबल पर रख दो। जी। और आ जाते समय मेरा चार्जर भी नीचे से लेते जाना। ठीक है। ऐसे ही हर दिन कोई ना कोई उसे काम में लगाए रखता। सास कभी पानी मांगती, ससुर कभी चाय, जेठानी कभी नाश्ता, नंद कभी कॉफी, और पति तो वो अब पहले जैसा रहा ही नहीं था। एक रात शुभम देर रात घर लौटा। पूर्णिमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आप आ गए? हाँ। खाना लगा दो? बाहर खाकर आया हूँ। लेकिन मैंने आपका इंतजार किया था। मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। पूर्णिमा की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की चारों भाभियों का फोन आया। नैना जी, आपकी बहुत याद आ रही है, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। सच भाभी? बिल्कुल। अब हम आ रहे हैं तो ढेर सारी बातें होंगी। उधर चारों बहुएं सुष्मिता जी के पास पहुंची। माँ जी, हम कुछ दिनों के लिए नैना जी के यहाँ जाना चाहते हैं, उनकी बहुत याद आ रही है। जाओ बेटा, ससुराल में उसका थोड़ा ख्याल भी रख लेना। आप चिंता मत कीजिए, हम चारों हैं ना। अगले दिन चारों भाभियां पूर्णिमा के ससुराल पहुंच गईं। शुरुआत में सबने उनका खूब स्वागत किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगा उन्हें कुछ अजीब दिखाई देने लगा। पूर्णिमा, चाय बना दो। कुछ देर बाद, बहू जरा पानी देना। फिर, देवरानी कपड़े फैला दो। भाभी, मेरे लिए सैंडविच बना दो। चारों भाभियां ये सब देखती रहीं। उनकी फूल जैसी नंद पूरे घर में चक्कर काट रही थी। एक मिनट भी उसे आराम नहीं मिल रहा था। ये लोग हमारी ननद से इतना काम करवाते हैं। मायके में तो हमने इसे कभी इतना काम नहीं करने दिया। देखो इसका चेहरा कैसे उतर गया है। दाल में कुछ काला है। उस रात पूर्णिमा सो चुकी थी। चारों भाभियां छत पर बैठी बातें कर रही थी। तभी नीचे वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। सोनिया ने सबको चुप करने का इशारा किया। चारों धीरे धीरे कमरे के पास पहुंच गईं। अंदर शैलजा, मोहन, जिनिता, करण, नव्या और शुभम बैठे थे। कुछ भी हो जाए, इस काली बहू को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना है। बिल्कुल सही कहा माँ, इसकी शक्ल देखकर तो मेरा मूड खराब हो जाता है। बस एक बार बच्चा हो जाए और 50% शेयर हमारे हाथ आ जाए, उसके बाद इसे घर से निकाल देंगे और फिर शुभम की दूसरी शादी कर देंगे किसी सुंदर लड़की से। ये सुनकर चारों भाभियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये लोग इतने गिर कैसे सकते हैं? अब हमारी ननद को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह सोनिया ने फैसला लिया। राधिका, तुम मायके वापस चली जाओ। क्यों दीदी? माँ जी का ख्याल रखने के लिए भी कोई चाहिए, और हम तीनों यहाँ रुकेंगे इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। ठीक है।
राधिका वापस चली गई। बाकी 3 भाभियां वहीं रुक गईं। उन्होंने बहाना बना दिया कि उन्हें अपनी नंद के साथ कुछ दिन और बिताने हैं। कुछ समय बाद पूर्णिमा प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन घर वालों का व्यवहार फिर भी नहीं बदला। वो गर्भवती होने के बाद भी पूरे घर का काम करती रही। एक दिन नव्या अपने कमरे में फोन पर बात कर रही थी। सोनिया दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मेरी काली भाभी अब तो प्रेग्नेंट भी हो गई है। एक बार बच्चा हो जाए ना, फिर हम लोग अमीर हो जाएंगे। उसके बाद भाभी की शक्ल भी नहीं देखेंगे। सोनिया ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसी शाम जिनिता अपनी सहेली से बात कर रही थी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये काली मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, जल्दी इसका खेल खत्म हो जाएगा। इस बार कीर्ति ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। रात को तीनों भाभियां छत पर थीं। तभी उन्होंने देखा कि शुभम वीडियो कॉल पर किसी लड़की से बात कर रहा है। अरे बस थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। सोनल ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब उनके पास सारे सबूत थे। अगले दिन तीनों भाभियां शुभम के सामने पहुंच गईं। हमें सब पता है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी सारी सच्चाई हमारे फोन में कैद है। आप लोग अब सुधर जाओ तो बेहतर होगा। शुभम का चेहरा उतर गया। उधर पूर्णिमा को कुछ भी नहीं पता था। वो अब भी अपने पति से प्यार करती थी, उसका इंतजार करती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती थी और रात को रोते रोते सो जाती थी। एक रात, भाभी क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। शुभम भी पहले जैसे नहीं है। आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? तीनों भाभियों का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि अभी सही समय नहीं आया था। अगली सुबह जिनिता फिर से शुरू हो गई। देवरानी जरा पानी लाना। पूर्णिमा उठने लगी, तभी सोनिया बीच में आ गई। खुद जाकर ले लो। क्यों? या फिर मैं वीडियो चला दूं? वीडियो देखते ही जिनिता का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं नहीं, तो फिर जाकर अपना पानी खुद ले आओ। जिनिता चुपचाप उठी और खुद पानी लेने चली गई। उधर पूर्णिमा हैरानी से ये सब देख रही थी, लेकिन उसे अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। और तीनों भाभियां मनी मन सोच रही थीं, अब इस घर के हर सदस्य को उसकी करने का फल कैसे मिलेगा। हम तीनों इन्हें सुधार कर ही घर जाएंगे। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। तीनों भाभियों के पास इतने सबूत थे कि घर का हर सदस्य उनसे डरने लगा। पूर्णिमा को अभी भी कुछ नहीं पता था। उसे लगता था कि शायद घर वालों का व्यवहार अपने आप बदल रहा है, लेकिन असल में तीनों भाभियां पर्दे के पीछे पूरा खेल खेल रही थी। अगली सुबह पूर्णिमा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी नव्या अपने कमरे से जोर से चिल्लाई। भाभी मेरी असाइनमेंट फाइल नीचे रखिए, जरा लेकर आ जाइए। अच्छा नाना जी, अभी लेकर आती हूँ। जैसे ही पूर्णिमा जाने लगी, सोनल बीच में आ गई। अरे ननद जी, जरा 1 मिनट इधर आइए। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बस आपको एक वीडियो दिखाना था। वीडियो का नाम सुनते ही नव्या का चेहरा उतर गया। नहीं 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 भाभी, रहने दीजिए। पक्का? हाँ भाभी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। भाभी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही फाइल ले आती हूँ। अरे अभी तो आप मुझे बुला रही थी। नहीं भाभी, मैं खुद कर लूंगी। पूर्णिमा को कुछ नहीं समझ आया, लेकिन तीनों भाभियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोपहर का समय था। जिनिता सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। पूर्णिमा रसोई में काम कर रही थी। देवरानी, जी भाभी। मेरे लिए मैंगो शेक बना दो और साथ में थोड़ा नाश्ता भी ले आना। जी भाभी। जैसे ही पूर्णिमा मुड़ी, सामने सोनिया खड़ी थी। अरे भाभी जी कैसी हैं? जी 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 ठीक हूँ। आजकल वीडियो देख रही हूँ मैं। कौन सा वीडियो? वही काली देवरानी वाला। जिनिता का चेहरा एकदम उतर गया। नहीं 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 नहीं, देवरानी रहने दो। क्यों भाभी? मैं खुद बना लूंगी। आप खुद? हाँ, कभी कभी खुद भी काम कर लेना चाहिए। ये सुनकर पूर्णिमा हैरान रह गई। जिस जिठानी ने आज तक अपने लिए एक गिलास पानी तक नहीं भरा था, वो आज खुद मैंगो शेक बनाने चली गई। अगले दिन शैलजा बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। उनके हाथ में एक बड़ी सी सूची थी। पूर्णिमा बेटा। जी माँ जी। बाजार से थोड़ा सामान लाना है, तुम मेरे साथ चलो। पूर्णिमा प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाई। तभी कीर्ति सामने आ गई। माँ जी, आपको कुछ दिखाना था। क्या? बस 2 मिनट का वीडियो है। वीडियो का नाम सुनते ही शैलजा घबरा गई। नहीं 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 नहीं, बाद में दिखा देना। पक्का? हाँ हाँ। फिर पूर्णिमा की तरफ देखकर, बेटा तू मत जा। लेकिन माँ जी, तू प्रेग्नेंट है, मैं खुद बाजार चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी। अब घर का हर सदस्य खुद ही अपना काम करने लगा था, क्योंकि हर समय उन्हें डर रहता था कि कहीं तीनों भाभियां वीडियो न दिखा दें। एक रात घर के सभी सदस्य एक कमरे में बैठे थे। शैलजा, मोहन, करण, जिनिता, नव्या और शुभम, सभी के चेहरे उतरे हुए थे। अरे जब से ये तीनों भाभियां आई हैं, हमारा जीना हराम हो गया है। हर समय वीडियो वीडियो वीडियो। अब तो मैं देवरानी से पानी तक नहीं मंगवा सकती। और मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। पता नहीं कब जाएंगी ये लोग। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात इतनी दूर चली जाएगी।
धन के लालच में हम खुद फंस गए। सच में। उधर पूर्णिमा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। उसे लगता था कि घर वाले अचानक अच्छे हो गए हैं। अगले दिन शुभम ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसे अपनी शर्ट नहीं मिल रही थी। पूर्णिमा, जी। मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं हुई? मैं सुबह से काम में लगी थी। तुम्हारे पास हर काम का बहाना तैयार रहता है, एक काम ठीक से नहीं होता। पूर्णिमा की आंखें भर आईं। वो चुपचाप वहां से चली गई। जैसे ही वो गई, तीनों भाभियां कमरे में आ गईं। बहुत अच्छा। क्या? प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम डांटो तो मत। वो प्रेग्नेंट है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। आप लोग हर बात में क्यों पड़ती हैं? इसलिए। क्या मतलब? भूल गए? किस किस लड़की से बात करते हो? शुभम का चेहरा सफेद पड़ गया। कहो तो अभी पूर्णिमा को सब बता दे, फिर जो होगा देखते रहना। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक नहीं है। उन्होंने वीडियो चला दिया। शुभम के चेहरे पर पसीना आ गया। अरे नहीं भाभी, प्लीज कुछ मत बताइए। फिर अपनी पत्नी का सम्मान करो और उसका ख्याल रखो, वरना अगला वीडियो सीधे पूर्णिमा के पास जाएगा। मैं वादा करता हूँ। उस दिन के बाद शुभम बदल गया, कम से कम ऊपर से तो बदल गया। शाम को शुभम आइसक्रीम लेकर घर आया। आज आइसक्रीम? मेरी पत्नी को पसंद है ना। सच? रात को शुभम उसके पास बैठा था। उसने धीरे से पूर्णिमा के पेट पर हाथ रखा। हमारा बच्चा कैसा होगा? आपके जैसा। नहीं, माँ जैसा। काफी दिनों बाद पूर्णिमा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। अब शुभम उसके साथ देर तक बातें करता, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता, समय पर दवा देता, आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाता। आखिर ऐसा क्या हो गया? शुभम अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? उधर घर के बाकी लोग अंदर ही अंदर परेशान थे। उन्हें लगता था कि तीनों भाभियों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन तीनों भाभियां एक ही बात सोच रही थी, हमारी नंद ने जिंदगी भर ताने सहे हैं, अब उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि उनके पास मौजूद वीडियो आने वाले दिनों में पूरे घर को सच्चाई सामने लाने वाले थे। कुछ दिन और बीत गए। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जिस घर में कभी पूर्णिमा सुबह से रात तक काम करती रहती थी, उसी घर में अब कोई उसे काम करने ही नहीं देता था। उसकी प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। एक सुबह पड़ोस की कविता, सविता, कांति, कमला और गायत्री फिर से बाहर खड़ी बातें कर रही थी। अरे लगता है पूरा परिवार अब काली बहू की सेवा में लग गया है और उसकी गोरी भाभियां भी आई हुई हैं। मुझे तो लगता है दोनों मिलकर पूरे घर से काम करवा रही हैं। पहले बहू काम करती थी, अब पूरा घर कर रहा है। इस बार भी घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उनके मन में पूर्णिमा के लिए सम्मान आ चुका था। घर के अंदर है तो सच में परेशान हो गई उसकी भाभियों से। मैं भी माँ जी, हर समय ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी निगरानी कर रहा हो। अरे लेकिन मानना पड़ेगा, इनकी वजह से ही हम सुधरे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसी समय पूर्णिमा अपने कमरे में अपनी भाभियों के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत खुश थी। भाभी सच बताऊं? हाँ ननद जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे होंगे। अच्छा? सच में? माँ जी मेरा इतना ख्याल रखती हैं। नव्या भी अब मेरे लिए फल काट कर लाती है। जेठानी जी अब मुझसे काम नहीं करवाती हैं। मुझे लगता है भगवान ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है। तीनों भाभियां मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें असली वजह पता थी। उसी समय शुभम कमरे में आया। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। पूर्णिमा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है। अगर वो मिल गया तो कंपनी बहुत आगे बढ़ जाएगी। फिर? लेकिन मुझे लगभग 15 लाख रुपए की जरूरत है। बस इतनी सी बात? इतनी सी? मैं अभी पापा से बात करती हूँ। पूर्णिमा ने तुरंत अपने पिता को फोन लगाया। कुछ ही मिनट बाद शुभम के मोबाइल पर मैसेज आया, 15 लाख क्रेडिटेड। इतनी जल्दी? पापा हमेशा कहते हैं कि परिवार की जरूरत सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। ये देखकर शुभम हैरान रह गया। तीनों भाभियां भी वहीं बैठी थी। कुछ देर बाद पूर्णिमा पानी लेने बाहर चली गई। देखा आपने, एक शब्द पर 15 लाख रुपए आ गए हैं। और हमारी ननद ने कभी इसका घमंड नहीं किया। सच में, हम तो सिर्फ उसका रंग देखते रहे। आप लोग उसकी बाहरी शक्ल देखते रहे, उसका मन नहीं देखा। हमारी ननद मन से बहुत गोरी है। वो किसी का बुरा नहीं सोचती। जिसने उसे दुख दिया उसके लिए भी अच्छा ही सोचती है। घर वाले चुप हो गए, क्योंकि तीनों भाभियां बिल्कुल सच कह रही थी। अपने सच में बहुत बड़ी गलती की। मैं तो खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। भाभी हमेशा मेरा ख्याल रखती थी और मैं उनका मजाक उड़ाती रही। उस दिन के बाद घर वालों के मन में सचमुच बदलाव आने लगा। अब ये बदलाव किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि प्यार और पछतावे की वजह से था। कुछ दिनों बाद तीनों भाभियां पूर्णिमा को लेकर मार्केट गईं। उसके लिए सुंदर कपड़े खरीदे, बच्चे के लिए खिलौने खरीदे और खूब घूमी। शाम को जब वो वापस लौटी तो पूरा घर देखकर हैरान रह गई। घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था, गुब्बारे लगे हुए थे, फूलों की झालरें टंगी हुई थी। ये सब क्या है? घर में किसी की शादी है क्या?
तभी सब लोग हंसने लगे। नहीं, अरे ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ बेटा, हमारे मन के बदलने की खुशी में। पूर्णिमा कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसने देखा घर वाले आपस में बातें कर रहे थे। हमारी बहू सच में लक्ष्मी है। इसके आने के बाद घर में खुशियां आ गईं। भाभी ने कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया और हम फालतू में इसे परेशान करते रहे। इसकी भाभियां बिल्कुल सही कहती थी। ये सुनकर पूर्णिमा की आंखें भर आईं। आज एक और वजह से पार्टी है, कौन सी? क्योंकि हमारे बच्चे का 5वां महीना शुरू हो गया है। इतना सुनते ही सब लोग तालियां बजाने लगे। एक बड़ा सा केक लाया गया जिस पर लिखा था हमारी प्यारी बहू और आने वाले नन्हे मेहमान के लिए। पूर्णिमा ने केक काटा, सबने उसे बधाई दी। अब से कोई काम नहीं करेगी मेरी बहू। बिल्कुल नहीं। भाभी अब सिर्फ आराम करेंगी। और बाकी काम हम कर लेंगे। इसके बाद सच में पूरा परिवार पूर्णिमा की सेवा में लग गया। सुबह नव्या सबके लिए दूध लेकर आती है। भाभी डॉक्टर ने कहा है दूध पीना जरूरी है। दोपहर में जिनिता उसके लिए फल काटती है। अब मेरी देवरानी सिर्फ आराम करेगी। शाम को मोहन उसे टहलाने लेकर जाते हैं। बहुत धीरे धीरे से चलना। रात को शैलजा उसके पैरों में तेल लगाती है। बेटा हमने तुझे बहुत दुख दिए, अब हमें सेवा करने दे। माँ जी। शुभम भी अब पहले से बिल्कुल बदल चुका था। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। फिर से? मेरी पत्नी को जो पसंद है। ये देखकर तीनों भाभियों के चेहरे पर संतोष था। कुछ दिन बाद अब उनके पास वापस जाने का समय आ गया था। भाभी आप लोग जा रही हैं? हाँ ननद जी, अब हमारी जरूरत नहीं है। अब तेरे ससुराल वाले खुद तेरा ख्याल रखेंगे। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारी ननद नहीं, हमारी छोटी बहन है, और बहन के लिए इतना तो बनता है। अब बस खुश रहना। तीनों भाभियां गाड़ी में बैठ गईं और आगे बढ़ी। आखिर हमने अपनी काली ननद के ससुराल वालों को सुधार ही दिया। मिशन पूरा हुआ और पूरी तरह सफल हुआ। उधर पूर्णिमा अपने बदले हुए परिवार के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब वहां रंग का भेद नहीं था, वहां सिर्फ प्यार था और पूरा परिवार आने वाले नन्हे मेहमान का इंतजार करते हुए खुशी खुशी रहने लगा। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते पूर्णिमा की डिलीवरी का समय भी आ गया। पूरा परिवार अस्पताल के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। शुभम बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। शैलजा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। अरे भाई बधाई हो, आपके घर एक स्वस्थ बेटी ने जन्म लिया है। ये सुनते ही पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बेटी, मेरी पोती। अरे आज हमारा घर सच में पूरा हो गया। अब पूर्णिमा बच्ची को गोद में लेकर बाहर आई तो सभी उसकी तरफ प्यार से देखने लगे। बेटा, हमने कभी तेरे रंग को देखकर तुझे गलत समझा था, लेकिन तू तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी निकली। माँ जी, परिवार साथ हो तो हर दुख छोटा लगने लगता है। कुछ दिनों बाद चारों भाभियां भी बच्ची को देखने आई। देखा, हमारी काली ननद ने सबका दिल जीत लिया और अपने ससुराल वालों को भी सुधार दिया। सब लोग हंस पड़े। इस तरह पूर्णिमा, शुभम, उनकी बेटी और पूरा परिवार प्यार, सम्मान और खुशियों के साथ रहने लगा। आखिर सभी को समझ में आ गया कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके दिल और संस्कारों से होती है।